हेलो दोस्तों। तो हमने अभी तक पढ़ लिया था नदियाँ, झीलें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और राजस्थान की नहरें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिट्टियाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मिट्टी, सोइल। सबसे पहले किस शब्द से बना है? जो मृदा शब्द है या मिट्टी शब्द है, मृदा या मिट्टी, किस शब्द से बना है? एक लैटिन शब्द है। कौन सा है लैटिन शब्द? सोलम। सोलम, जिसका क्या अर्थ होता है? फर्श। क्या अर्थ होता है? फर्श। तो लैटिन शब्द सोलम से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, तो जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उस पर उपस्थित असंगठित पदार्थों के समूह को क्या कहेंगे? मृदा कहेंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उपस्थित असंगठित पदार्थों को मिट्टी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? असंगठित पदार्थ, क्योंकि अगर संगठित हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी? चट्टान बन जाएगी। इसलिए क्या आएगा? असंगठित पदार्थों को क्या कहेंगे? मिट्टी कहेंगे। ठीक है। अब मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? मिट्टी है एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स, यानी कि अनवकरणीय संसाधन है। यानी कि मिट्टी का अगर एक बार खत्म हो जाए मिट्टी, तो मिट्टी क्या है? एक लंबा प्रोसेस है इसका निर्माण का। तो अगर एक बार इसकी समाप्ति हो जाए किसी जगह पर, तो उसको वापस से पुनः प्राप्त करने में क्या है? एक लंबा समय लगेगा। इस कारण से एक ऐसा संसाधन है, अनवकरणीय संसाधन है। अनवकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल। अब नवकरणीय संसाधन क्या होता है? नवकरणीय संसाधन हो गया जैसे सौर ऊर्जा। अगर आज सूरज अस्त हो गया तो कल वापस से उदय हो जाएगा। हवा है, रेगुलर चलेगी, आज नहीं चल रही कल चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी बंद हो जाएगी बिल्कुल ही हवा। लेकिन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, अगर ये किसी स्थान पर एक बार समाप्त हो जाए तो उस स्थान पर इनकी दोबारा प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि एक लंबे प्रोसेस के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार मृदा भी कैसा संसाधन है? अनवकरणीय संसाधन है। ठीक है। अब मृदा निर्माण की प्रक्रिया कैसा प्रोसेस है? ये अनवरत प्रोसेस है। अनवरत का मतलब होता है लगातार, अनवरत प्रक्रिया है। और एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, लॉन्ग प्रोसेस के बाद, बहुत ही लंबे समय के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए अपन, जैसे ये चट्टान है, क्या है? चट्टान। इसको कह देंगे अपन मूल पदार्थ। मूल पदार्थ। अब जैसे इस पर कोई भी वायुमंडल फैक्टर, एनवायरमेंट कोई भी फैक्टर हो गया, जैसे हो गया दाब, ताप या और कोई वायुमंडलीय कारक, उनके फलस्वरूप क्या होगी? चट्टान टूटेगी छोटे छोटे पदार्थों में। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपक्षय। ये छोटे छोटे कण बने। अब इस पर क्या होगा? जलवायु का प्रभाव प्लस वनस्पति का प्रभाव, इन सबके फलस्वरूप क्या होगा? मृदा अस्तित्व में आएगी। मृदा अस्तित्व। अब चट्टान में क्या होते हैं? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ, तो मिट्टी को ये सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे। क्या होगी? मूल पदार्थ, कोई चट्टान हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, जलवायु होगी, वनस्पति होगी। जिस प्रकार की चट्टान होंगे उसी प्रकार के उसमें क्या होंगे? मिनरल पाए जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं क्या नाम से, काली मिट्टी, उसमें क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। लाल मिट्टी का देखते हैं तो उसमें आयरन पाया जाता है। तो वो किस प्रकार से उनमें ये चीजें पाई जाती है? वो किससे निर्धारित होती है? मूल पदार्थ से, चट्टानों से। जिस प्रकार की चट्टान से उनका निर्माण होगा उसी प्रकार के मिनरल उनमें पाए जाएंगे। अब है मिट्टी कैसा संसाधन है? अनवकरणीय संसाधन। तो अब इसको कंजर्व भी करना जरूरी है, क्योंकि कैसा संसाधन है? अनवकरणीय संसाधन है। तो इसको कंजर्व करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है? 5 दिसंबर को क्या मनाया है? मृदा दिवस। अब 2013 में ऐसी
यूएन की जो संयुक्त महासभा है, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम क्या मनाएंगे 5 दिसंबर को मृदा दिवस। तो ये निर्णय कब लिया गया? 2013 को इसकी घोषणा हुई। तो पहली बार मृदा दिवस कब मनाया गया? 2013 में तो घोषणा हुई, और मनाया कब गया? 2014 को पहली बार मनाया गया। ठीक है, 5 दिसंबर 2014 को। अगर अभी हम देखें, प्रेजेंट टाइम में हम देखें, सोइल को कंजर्व करने के लिए तो एक अभियान चलाया गया है, सेव सोइल कैंपेन। सेव सोइल कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया है? ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन। कौन है इसके फाउंडर? सदगुरु। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। अब हम देखें मृदा के अध्ययन। मृदा के अध्ययन को क्या कहेंगे? सोइल की स्टडी को क्या कहेंगे हम? पेडोलॉजी। लोगस शब्द से बना है जिसका मतलब होता है स्टडी करना। और दूसरा है मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण की प्रक्रिया। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस। ये सिंथेसिस शब्द से बना है जिसका मतलब होता है निर्माण करना। जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उसी प्रकार से पेडोजेनेसिस यानी कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पेडोजेनेसिस। तो ये हो गया मिट्टी का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। पहली बार कब स्टार्ट हुआ? 2014 में। सेव सोइल कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया? सदगुरु जी के द्वारा, ईशा फाउंडेशन। हमने और 4 पढ़े हैं आपने? तो मृदा, अब 6.5 से 7.5 पीएच मान वाली मृदा को कहेंगे हम उदासीन मृदा। कौन सी मृदा कहेंगे? उदासीन मृदा। अगर पीएच का मान इससे ज्यादा हो रहा है तो इसको कौन सी मृदा कहेंगे? क्षारीय मृदा। और पीएच का मान इससे कम है तो कौन सी मृदा कहेंगे उसको? अम्लीय मृदा। ठीक है, उदासीन मृदा 6.5 से 7.5 पीएच वाली। और पीएच का मान यदि इससे ज्यादा होगा तो कौन सी मृदा हो जाएगी? क्षारीय मृदा। और पीएच का मान इससे कम हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगी? अम्लीय मृदा। ये वाली मृदा कृषि के लिए सबसे उपयुक्त, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त। यानी कि पीएच का मान क्या होना चाहिए? इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। ये वाली पीएच सबसे सूटेबल है। ठीक है, पीएच साइंस का शब्द है माइनस log बेस 10H प्लस ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन सांद्रता को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच स्केल द्वारा पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया? सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन के द्वारा। ठीक है, पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को क्या कहते हैं? पीएच। पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया? सोरेनसन। ये होता है पीएच स्केल। 7 इधर 14 तक और इधर 0 से। ये होगा अम्लीय और ये होगा क्षारीय। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा? उदासीन। प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है? 7। उदासीन होता है इस वजह से। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया अपने मृदा का बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। अब हम देखेंगे ना मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण पहले हम देखेंगे भारत के हिसाब से।
और फिर राजस्थान के हिसाब से। ठीक है, तो भारत में है ICAR, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां होती है? 8 प्रकार की, 8 प्रकार की मिट्टियां। यह है मेजर मिट्टियां, यानी कि मेजर मिट्टियां, मेजर मिट्टियां यानी कि प्रधान। मेनली 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है। किसने कहा ये? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, पहले अंग्रेजों के टाइम में यहाँ इंडियन की जगह क्या आता था? इंपीरियल आता था। अभी क्या हो गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। स्थापना कब हुई इसकी? 1929 में। इस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और आजादी के बाद क्या हो गया? इंडियन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में। ठीक है, कितने प्रकार की मिट्टियां हैं? ICAR के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियां। अब राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में आएगा राज्य कृषि आयोग, राज्य कृषि आयोग। राज्य कृषि आयोग ने कितनी प्रकार की मिट्टियां बताई राजस्थान में? कि राजस्थान में 14 प्रकार की मिट्टियां हैं, 14 प्रकार की मिट्टियां। एक अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो वहां का कृषि विभाग है, उसने भी राजस्थान की मिट्टियों का क्या किया है? वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। USDA, USDA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसने क्या कहा? भारत में, राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां? 5 प्रकार की मिट्टियां। ठीक है, तो ये हो गया मिट्टी का वर्गीकरण। भारत में ICAR ने कितनी प्रकार की मिट्टियां बताई? 8 प्रकार की। और राजस्थान में राज्य कृषि आयोग के अनुसार 14 प्रकार की मिट्टियां। और यूनाइटेड स्टेट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग है, उसने कितने प्रकार की मिट्टियां बताई है? 5 प्रकार की मिट्टियां। और इसे हम कैसा वर्गीकरण भी कहते हैं? वैज्ञानिक वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो आपसे पूछे कि राजस्थान के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं? तो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया मृदा का क्लासिफिकेशन। लिख लो इसको। ठीक है, राज्य कृषि आयोग ने कितने प्रकार की मिट्टियां बताई? 14 प्रकार की। और USDA के अनुसार कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और USDA ने जो 5 प्रकार की मिट्टियां बताई, इसको ही कहते हैं हम वैज्ञानिक वर्गीकरण। अब देखो, जो वर्गीकरण है, मृदा का वर्गीकरण है, ये किस किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो देखते हैं। पहला है रंग के आधार पर, रंग के आधार पर, यानी कि मिट्टी कैसी है? काली है, लाल है, ये रंग के आधार पर। दूसरा है कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर। जो मिट्टी के जो कण है उनकी साइज क्या है, उनका आकार क्या है, ये होगी दूसरे आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा हो गया उपजाऊ अनुपजाऊ, उपजाऊ और अनुपजाऊ, कि मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है कि अनुपजाऊ है। ये 3 प्रकार से मिट्टी का वर्गीकरण हम करते हैं। तो हमारा जो मेनली वर्गीकरण है वो है रंग के आधार पर, प्रमुखतः मेनली हम इसी वर्गीकरण को पढ़ते हैं, रंग के आधार पर। और जो वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है वो कैसे किया गया है? कणों के आकार के आधार पर। वैज्ञानिक वर्गीकरण में, वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? कणों के आकार के आधार पर। ठीक है, और सामान्य जो मेनली वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया है? रंग के आधार पर। तीसरा है उपजाऊ अनुपजाऊ, कि मिट्टी उपजाऊ है कि अनुपजाऊ। जो अनुपजाऊ मिट्टी है उसको क्या कहते हैं हम? ऊसर मिट्टी, ऊसर मिट्टी या बंजर मिट्टी। ठीक है, तो ये हो गया किस किस आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। आधार मेनली तो रंग के आधार पर, वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? कणों के आकार के आधार पर। और उपजाऊ और अनुपजाऊ के आधार पर 2 प्रकार की, उपजाऊ मिट्टी या अनुपजाऊ मिट्टी। अनुपजाऊ को कहते हैं ऊसर मिट्टी या बंजर मिट्टी। लिख लो इसको।
ठीक है, तो वर्गीकरण के क्या क्या आधार हो सकते हैं? रंग के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है, कणों के आधार पर हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक वर्गीकरण। और तीसरा आता है उपजाऊ या उपजाऊपन के आधार पर। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। पहली बार कब मनाया गया? 2014 में। और सेव सोइल कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया? शीशा फाउंडेशन सदगुरु जी के द्वारा। अब एक बार मिट्टी के राजस्थान में प्रकार देख लेते हैं। राजस्थान में मिट्टी के प्रकार। इधर वाला मरुस्थल एरिया, ठीक है, तो इधर कौन सी मिट्टी हो जाएगी? रेतीली मिट्टी, या इसको क्या कहेंगे? मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, अब इसमें आता है बीच में नहरी वाला इलाका, नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र में क्या होता है? लवणीयता ज्यादा हो जाती है, पानी भरा रहता है, तो एक क्रिया होती है केशिकात्व क्रिया। जब अपन लवणीय मिट्टी डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे, उसमें क्या होता है? मिट्टी के जो लवण है वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? लवण एक सतह का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं हम रेह या कलर या ऊसर मिट्टी। ठीक है, तो नहरी इलाका कौन सा हो गया? नर्मदा नहर वाला इलाका, जालोर और बाड़मेर वाला इलाका, ये वाला इलाका, इधर से थोड़ा गंगानगर वाला इलाका, और अपन देखें तो बीकानेर वाला इलाका। इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज्यादा लाभ किसको? बीकानेर नहर को। तो हमने देखा था लवणता भी सबसे ज्यादा बीकानेर में ही थे इंदिरा गांधी नहर के कारण। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। ठीक है, ये हाड़ौती, हाड़ौती का पठार बेसाल्ट लावे से बनता है। ये कैसे बना है? बेसाल्ट लावे से, बेसाल्ट लावे से ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप कैसा लावा निकला? बेसाल्ट लावा निकला, जो कि एक क्षारीय प्रकार का लावा है। क्षारीय लावा क्या होता है? एकदम से तुरंत नहीं जमता, थोड़ा दूर फैलकर जमता है। इस कारण से क्या हुआ? बेसाल्ट लावा, और इससे बना है काली मिट्टी। तो जो हाड़ौती वाला एरिया है उसमें कौन सी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी। ठीक है, ये है अपना मैदानी वाला इलाका, मैदान। और मैदान में ज्यादातर नदियां आती है, और नदियों के द्वारा जल द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब यह है बीच में क्या? अरावली। अरावली, अरावली कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र। तो यहां पर जो मिट्टी मिलेगी वो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, जो अरावली के जो दक्षिणी भाग है, माही में भी पढ़ा था हमने, रेड लोमी मिट्टी माही बेसिन में। तो इधर साउथ में जो एरिया है, जो दक्षिण में जो है, इधर कौन सी मिट्टी मिल जाएगी? लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, जिसको ही क्या कहते हैं? रेड लोमी मिट्टी, रेड लोमी मिट्टी। ठीक है, अब ये कुछ एरिया है जो मिश्रित है। ये वाला एरिया, ये वाला जो क्षेत्र है, ये थोड़ी काली मिट्टी और थोड़ी लाल मिट्टी वाली है। तो यहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी इस वाले एरिया में? लाल भी मिलेगी थोड़ी, और थोड़ी काली। तो इसको कौन सी मिट्टी कहेंगे? लाल काली मिट्टी। ठीक है, तो कौन सी होगी? रेतीली होगी, लवणीय होगी। और इधर जो बनास वाला है थोड़ा सा इलाका, जो बनास वाला बनास बेसिन है, उसमें आ जाती है भूरी मिट्टी। थोड़ी गंगानगर में भी आ जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ इलाके में भी, और थोड़ी बनास बेसिन में। बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी है? भूरी मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी होगी। और यहां पर जो थोड़ा सा एरिया है, यहां पर ही पाई जाती है एक, जिसको कहते हैं हम लाल पीली मिट्टी। थोड़ा लाल वाला इलाका है, और थोड़ी मिट्टी मिलेगी यहां पर पीले कलर की, पीली मिट्टी। तो ये एक बार मोटा मोटा आइडिया के हिसाब से ये वाली मिट्टियां होगी। अंदाजे के हिसाब से, जैसे अब हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे इनको कि क्या क्या विशेषताएं होती है, मेनली कहां कहां पर मिलती है। अगर हम देखें इसमें, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी होगी? रेतीली मिट्टी, क्योंकि रेगिस्तान ही सबसे ज्यादा राजस्थान में, लगभग 61%। तो रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा होगी।
अरावली में कौन सी मिट्टी मिलेगी? पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए पर्वतीय मिट्टी। पूर्वी मैदानों में मेनली नदियां आती है और नदियों के द्वारा, जल के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है कौन सी मिट्टी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। हाड़ौती में बेसाल्ट लावा द्वारा निर्मित, तो वहां पर हो जाएगी काली मिट्टी। जो अरावली के दक्षिण वाला इलाका है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला इलाका, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, इसको ही कहते हैं रेड लोमी मिट्टी। अब यहाँ पर ये दोनों क्षेत्रों के बीच में है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी हो जाएगी? थोड़ी लाल थोड़ी काली, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लाल काली मिट्टी। जो ये नहरी वाला इलाका है, जैसे जालौर बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, थोड़ा गंगानगर वाला इलाका हो गया, यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? लवणीय मिट्टी मिलेगी। ठीक है। और ये यहाँ पर थोड़ा बनास बेसिन वाला जो इलाका है, बनास बेसिन वाला इलाका है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिल जाएगी? भूरी मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है। अब जो ये एरिया बचा है, इसमें थोड़ी रेतीली भी आ जाती है मिट्टी की पर्टिकुलर एक लोकेशन नहीं बता सकते हम, किसी जिले में थोड़ी जगह पे कौन सी मिट्टी मिलेगी, थोड़ी कौन सी, बस एक एरिया देख सकते हैं कि भाई पूर्वी भाग में कैसी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़, पश्चिमी भाग में रेतीली मिट्टी मिलेगी। ठीक है। तो भी हम देखेंगे डिटेल में, तब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन सी मिट्टी, जैसे दक्षिणी भाग में रेड लोमी मिट्टी, लाल मिट्टी मिलती है, हाड़ौती में मिलती है काली मिट्टी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कैसी मिट्टी मिलेगी? रेतीली मिट्टी। ठीक है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं राजस्थान की मिट्टियों को। सामान्य वर्गीकरण है, कैसा वर्गीकरण है? सामान्य वर्गीकरण, जो वन रंग के आधार पर करेंगे मेनली। फिर आगे हम वैज्ञानिक वर्गीकरण भी देखेंगे, जिसमें 5 प्रकार की मिट्टियां हैं, और राज्य कृषि आयोग के अनुसार जो 14 प्रकार की मिट्टियां हैं वो भी देखेंगे। तो पहले डालो रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, अब अन्य नाम। रेतीली को क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी, बालू वाली मिट्टी, बलुई मिट्टी। मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती है, इसलिए इसको कौन सी मिट्टी भी कहते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय एरिया में पानी की कमी, इसलिए इसे कौन सी मिट्टी भी कहेंगे? प्यासी मिट्टी। प्यासी मिट्टी। ठीक है, ये हो गया अन्य नाम। कौन सी? रेतीली मिट्टी। राजस्थान में मैक्सिमम एरिया में पाई जाएगी, क्योंकि मरुस्थलीय वाला इलाका ही सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, कौन सी मिट्टी का हो जाएगा? रेतीली मिट्टी का। अगर भारत में बात करें तो कौन सी मिट्टी रहेगी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा है, लगभग 40% के आसपास भारत में कौन सी मिट्टी मिलती है? जलोढ़ मिट्टी। जैसे गंगा के मैदान हो गए, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ये क्या है? मेजोरिटी क्या है? जलोढ़ वाले इलाके। और राजस्थान में रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है। विस्तार की बात करें, कहां पे मिलेगी ये? पश्चिमी राजस्थान, मेनली पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। ठीक है। निर्माण, किससे इसका निर्माण हुआ है? तो जो बलुआ पत्थर वाली चट्टान है उनसे इसका निर्माण हुआ है, बलुआ पत्थर से। पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में कि एक मूल पदार्थ या चट्टान रहेगी जिससे मिट्टी का निर्माण होगा, तो इसमें किसका आएगा? बलुआ पत्थर। इसको क्या कहते हैं? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन। ठीक है, विस्तार हो गया। कौन कौन सी कृषि होती है यहाँ पर मेनली? तो मोटे अनाज, बाजरा, एक होता है मोठ, एक ग्वार, ये मेजोरिटी ये वाली फसलें यहाँ पर होती है मरुस्थलीय मिट्टी में। ठीक है। अब विशेषताएं। अब जो ये रेतीली मिट्टी है, इसके कणों का आकार क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ऐसे बड़े बड़े कण होते हैं इसके मिट्टी के, ये पृथ्वी की सतह और ये मिट्टी के कण। तो मिट्टी के कणों के बीच में स्थान क्या है? ज्यादा है, तो ऊपर से पानी आएगा तो सीधा ही निकल जाएगा, ऐसे पानी आएगा सीधा ही निकल जाएगा। यानी कि पानी को सोखने की क्षमता इसकी क्या है? सबसे कम, क्योंकि कणों के बीच में स्थान क्या है? सबसे ज्यादा। इस कारण से जल ग्रहण क्षमता सबसे कम,
सबसे कम। जल ग्रहण क्षमता सबसे कम क्यों होगी? क्योंकि मिट्टी के कणों का आकार क्या है? सबसे ज्यादा है। मिट्टी के कणों का आकार सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या है, मिट्टी के कणों के बीच में ये स्थान आप देख रहे हो, ये स्थान भी क्या है, सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मिट्टी में ही है। क्यों है ये? क्योंकि कणों का आकार सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और हमने देख ही लिया एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी? रेतीली मिट्टी। मैप बनाना चाहो तो ऐसे रेतीली मिट्टी, ठीक है। तो ये हमारी रेतीली मिट्टी पूरी होगी। अन्य नाम क्या हो गया? बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या प्यासी मिट्टी। प्यासी मिट्टी क्यों का? क्योंकि एक तो मरुस्थल वाला इलाका है, पानी पहले ही कम है, ऊपर से जब जैसे बारिश में बरसात वगैरह होती है तो इसकी जलग्रहण क्षमता भी क्या है? सबसे कम, इसलिए इसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ये से पानी सीधा ही नीचे चला जाता है जमीन के अंदर। ऊपर क्या है, नमी बहुत कम रह जाती है इस मिट्टी में, क्योंकि कणों के बीच में क्या है, स्थान क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसकी जलग्रहण क्षमता सबसे कम। पूछ लेगा कौन सी मिट्टी का कणों का आकार सबसे ज्यादा होता है, तो रेतीली मिट्टी का, ठीक है। कहाँ मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान में। किससे निर्माण किससे हुआ? बलुआ पत्थर से। फसलों की पूछे, वैसे आगे अपन एग्रीकल्चर में देखेंगे भी सही, किसके लिए, कौन सी फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, तो मेनली बाजरा, मोठ, गुआर, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान हो गया। और एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा मिट्टी, और इंडिया में कौन सी मिट्टी की? जलोढ़ मिट्टी, लिख लो। तो रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से रेतीली मिट्टी, इसकी जलग्रहण क्षमता सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसके कणों का आकार क्या होता है? सबसे ज्यादा। अब हम दूसरी मिट्टी पढ़ेंगे, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी निर्माण किसके द्वारा होगा इसका? ग्रेनाइट या नीच चट्टानों के द्वारा। ठीक है, कौन सी चट्टानें आ जाएगी? ग्रेनाइट और नीच चट्टानें निर्माण के हिसाब से। और विस्तार अरावली मेनली, और बाकी कुछ जिलों के हिसाब से, जैसे ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, इनमें अरावली में कौन कौन से जिले आएंगे? मेनली तो उदयपुर देख सकते हो आप, राजसमंद देख सकते हो, इसके अलावा सिरोही, अजमेर, ये वाले कुछ एरिया। बाकी ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ठीक है ना। पर्वतीय मिट्टी मतलब पर्वतीय वाला इलाका, तो मेनली अरावली, ठीक है। कृषि, किस प्रकार की कृषि होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर मेनली मक्का वाली फसल बोई जाएगी। अब कैसे होगा? ये पर्वत, ठीक है, यहाँ लगातार बारिश हो रही है, यहाँ से मिट्टी फिसल कर कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ। यहाँ स्लोप ज्यादा होता है, ढाल ज्यादा होता है ऊपरी एरिया में, और नीचे नीचे क्या होता है? ढाल कम होता है। तो ये सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर ही क्या की जाती है? खेती। क्योंकि ऊपर तो मिट्टी का जो स्तर है, परतें, वो बहुत बारीक हो जाएगी, क्योंकि ढाल ज्यादा है, और नीचे क्या हो जाएगी? मिट्टी इकट्ठी, तो एक मोटी परत का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? कृषि। कौन सी कृषि? मक्का, ठीक है। विशेषता देख लो इसको, जो पर्वतीय मिट्टी है इसको क्या कहते हैं? अधूरे निर्माण वाली मिट्टी, अधूरे निर्माण वाली मिट्टी, क्योंकि लगातार स्लाइडिंग होती रहती है, ऊपर मिट्टी की परत बन ही नहीं पाती। परत कहाँ बन जाती है? थोड़ी बहुत जो भी कृषि होती है पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे की तरफ होती है, ढाल के नीचे वाला जो ढाल है वहां पर खेती हो जाती है। पर्वतीय मिट्टी में कौन सी फसल होगी? मक्का की। निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के द्वारा। विस्तार कहाँ पे? अरावली में। ये समझ में आ गया ना? पर्वत, ये ऊपरी ढाल, और ये क्या हो जाएगा? निचली परत, निचली परत या ढाल। डायग्राम देखो इसका, बनाना चाहो तो छोटा,
इसे अरावली बना के पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो ये हमारी पर्वतीय मिट्टी पूरी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी पूरी होगी। कौन सी फसल के लिए सूटेबल है? मक्का के लिए। अधूरे निर्माण वाली मिट्टी किसको कहते हैं? पर्वतीय मिट्टी को। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा? ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के द्वारा। पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अन्य नाम देख लो, अन्य नाम। इसको कहते हैं दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है, नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में, इसलिए इसको डेल्टाई मिट्टी कहते हैं। और नदियों के द्वारा यहाँ बाढ़ लाई जाती है, इसलिए इसे बाढ़ वाली मिट्टी भी कहते हैं। बाढ़ वाली मिट्टी। जलोढ़, जल प्लस ओढ़, यानी कि जल द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको कैसे मिट्टी कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। तो निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जल से, नदियों द्वारा। भारत में यही मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 40% एरिया में भारत में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन वाले जो इलाके हैं, ये जो मैदान है, यहाँ पाई जाती है ये जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा। और अगर राजस्थान की बात करें तो रेतीली मिट्टी, नदियों द्वारा। अब देख लेते हैं विस्तार। विस्तार, तो विस्तार कहां पे मिलेगा? पूर्वी मैदानों में। पूर्वी मैदानों में। अगर इनकी पर्टिकुलर वैसे तो एरिया ही पूछेगा कहाँ मिलेगी? पूर्वी मैदानों में। बाकी अगर जिले पूछ ले तो अपना फेवरेट ABCD, ऐसे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, थोड़ा जयपुर, दौसा, टोंक, ये वाला एरिया। ठीक है, तो मैदानी इलाकों में मेनली कौन सी खेती होगी? गेहूं और चावल। ठीक है, विशेषताएं। विशेषताएं, अब देखो पौधों के लिए क्या क्या चाहिए? पौधों के लिए जो 3 मेजर एलिमेंट है वो चाहिए अपन को NPK। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, पोटास भी जिसको कहते हैं। आइडियल रेशियो होना चाहिए इसका 4:2:1। मतलब 4, अगर 4 भाग नाइट्रोजन का है तो 2 भाग पोटेशियम का और 1 भाग होना चाहिए पोटास का। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसमें जो नाइट्रोजन है और एक चीज आता है ह्यूमस। ह्यूमस ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप सूक्ष्म जीव समझ सकते हो, सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस तो क्या होते हैं? कम। लेकिन P और K, फास्फोरस और पोटास, दोनों क्या होती है? अच्छी मात्रा में होते हैं जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, इसलिए उर्वरता के हिसाब से क्या है ये मिट्टी कैसी होती है? बेस्ट मिट्टी होती है। ठीक है, और विशेषताओं में आप देख लो 2 तरह की होती है, 2 प्रकार। ठीक है ना, कितना रेशियो होना चाहिए? आइडियली 4:2:1। आगे अपन सोइल हेल्थ गार्ड पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे कि अभी आज ही पढ़ लेंगे सोइल हेल्थ गार्ड। ये रेशियो क्या होता है? अंधाधुन अपन नाइट्रोजन फेंक देते हैं। किसान पूछता है आपस में कि भाई तूने कितना फेंका? भाई मैंने 1 बोरी फेंका। तो दूसरा कहता है मैं 2 बोरी फेंकूंगा। तो इस हिसाब से रेशियो क्या होता है? बिगड़ जाता है, जिससे क्या होती है? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पर असर पड़ता है। इसलिए सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो 2 प्रकार देख लेते हैं। कौन कौन से प्रकार है जलोढ़ मिट्टी के? एक तो है खादर और दूसरा है बांगर। खादर और बांगर। ठीक है, अब देखो कैसे नदियां हर साल बाढ़ लेके आएगी। बाढ़ वाला जो इलाका होगा, नदियों वाला, पानी लेके आएगी और कुछ हिस्सा अपने साथ बहा के ले जाएगी मिट्टी का। तो जहां जहां पानी से जो ये निचला वाला स्थान है, हर साल जहां पर बाढ़ लेके आएगी नदियां, यहाँ से क्या होगी? मिट्टी अपने साथ ले जाएगी और दूसरी जगह से नई मिट्टी ले आएगी। यहाँ पर जो पुरानी मिट्टी होगी इसको हटा देगी और नई मिट्टी को क्या कर देगी? यहाँ पर स्थापित कर देगी। तो ये जो नई मिट्टी है, जो ये नई मिट्टी है, इसको क्या कहेंगे अपन? खादर।
खादर। ठीक है, नदियों द्वारा जो नई हर साल नई मिट्टी लेके आएगी उसको क्या कहेंगे, खादर। और जो आसपास वाला जो पुरानी मिट्टी बची इसको क्या कहेंगे अपन, बांगड़। बांगड़ पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी। तो खादर तो क्या हो गए, नए जलोढ़ मैदान, नए जलोढ़ मैदान। और बांगर क्या हो गए, पुराने जलोढ़ मैदान, पुराने जलोढ़ मैदान। ठीक है, अब उर्वर कौन होंगे, हर साल यहाँ पर नदी आ रही है, अपने साथ न्यूट्रिशन भी लेके आ रही है दूसरी जगह से, तो उपजाऊ क्या होगी, खादर ज्यादा उपजाऊ होगी बांगर की तुलना में। ठीक है, खादर क्या हो गए, नए जलोढ़ के मैदान, बांगर क्या हो गए, पुराने जलोढ़ के मैदान। अब आप देखो ऊंचे कौन से होंगे, इसमें नदी आ रही मिट्टी लेके पुरानी मिट्टी को हटा रही है और नई मिट्टी को स्थापित कर रही है, तो ये जगह क्या होती जाएगी, कंटिन्यू नीचे होती जाएगी। और इसके आसपास का इलाका कैसा है, ऊंचा इलाका है, तो खादर क्या हो गए, नीचे, क्योंकि बांगड़ क्या होंगे, ऊंचे। तो बांगड़ की पूछ रहे कि बांगड़ क्या होंगे, तो ऊंचे और पुराने जलोढ़ मैदान। खादर की पूछे तो क्या होंगे, नीचे और नए जलोढ़ मैदान। ठीक है, विशेषताएं क्या होगी, नाइट्रोजन ह्यूमस की तो क्या होती है, कमी, लेकिन फास्फोरस और पोटास की क्या होगी, अधिकता होगी। इस कारण से क्या है, उपजाऊ मिट्टी, ऐसी मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, नदियों द्वारा लाई जाएगी, अन्य नाम देख लो, दोमट, कछारी, डेल्टाई, बाढ़ वाली मिट्टी। ये हमने रेशियो देख लिया कि मिट्टी में जो आदर्श रूप से कितना अनुपात होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का 4:2:1। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की तो क्या होती है, कमी, और लेकिन फास्फोरस और पोटास की क्या होती है, अधिकता। अगर अपन ऊपर से नाइट्रोजन डाल देंगे, यूरिया वगैरह डाल देंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी और हम अच्छी उत्पादकता प्राप्त कर लेंगे, अच्छी उत्पादकता को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। खादर और बांगर समझ में आ गया। जलोढ़ मैदान दो प्रकार के होते हैं, खादर जो कि नए जलोढ़ मैदान है, नीचे होंगे, और बांगर क्या होंगे, पुराने जलोढ़ के मैदान होंगे, और कैसे होंगे, ऊंचे मैदान होंगे। ठीक है, भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, जबकि राजस्थान में कौन सी है, रेतीली मिट्टी। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो पुराने जलोढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं, बांगड़, और नए क्या कहलाते हैं, खादर। खादर बांगड़ से क्या होते हैं, ज्यादा उपजाऊ होते हैं। भारत में कौन सी सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं दोमट, कछारी, डेल्टाई या बाढ़ वाली मिट्टी। इसमें क्या होती है, पोटास की भी अधिकता होती है और फास्फोरस की भी, लेकिन क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी। इसीलिए अपन ऊपर से क्या डालते हैं, यूरिया। अब यूरिया कितना डालना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपनी नई स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है सोइल हेल्थ कार्ड। क्या नाम है, सोइल हेल्थ कार्ड। सोइल हेल्थ कार्ड ये है कि आपके खेतों की मिट्टी कैसी है, इसका वैज्ञानिक हिसाब से पता लगाएंगे कि भाई आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है, ताकि आप वही एलिमेंट डालो, ज्यादा फालतू एलिमेंट ना डालो। तो सोइल हेल्थ कार्ड कब शुरू हुई है, 19 फरवरी 2015 को। राजस्थान के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये शुरू कहां से हुई थी, सूरतगढ़ गंगानगर से, गंगानगर से। इसका जो मोटो है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, स्वस्थ धरा तो हर खेत हरा। ये मनुष्य की बॉडी की तरह ही, जैसे आपने देखा होगा जिम जाने वाले एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले लेते हैं और फिर बाद में क्या होती है, उनकी बॉडी को नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार से मिट्टी का भी, अगर मिट्टी को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आप जबरदस्ती डाल रहे हैं, तो क्या होगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। और मिट्टी खराब तो खेती की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता भी क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए चलाया गया है सोइल हेल्थ कार्ड। लिख लो यहाँ पर, एनपीके आदर्श रेशियो कितना होगा, 4:2:1। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, यूरिया पे देती है सब्सिडी, इसलिए इसका क्या होता है, अंधाधुंध उपयोग। अंधाधुंध उपयोग किसका, यूरिया का। इसलिए ये रेशियो भी लगभग 8 के आसपास चला गया नाइट्रोजन का रेशियो मिट्टी में, 8:3, ऐसे कुछ रेशियो है। नाइट्रोजन का रेशियो 8 जाने का क्या कारण है, यूरिया पे गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। इसके कारण किसान क्या होते हैं, बिना जाने कि उसकी मिट्टी में किस तत्व की कमी है, बिना ही क्या करते हैं, यूरिया का छिड़काव करते हैं। इससे
अनुपात जो है बिगड़ गया और इससे उनकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सा सोइल हेल्थ कार्ड ये बता देगी कि भाई आपकी मिट्टी में किस तत्व की कमी है, ताकि आप उतने ही रिक्वायरमेंट, जैसे आपको 1 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है आपकी मिट्टी में, तो आप 1 किलो ही डालो। यूं नहीं कि भाई दूसरे ने 1 किलो डाला तो मैं 4 किलो डालूंगा। इस हिसाब से क्या होगा, जितना अनुपात है जितना जरूरी है उतना ही डालेंगे तो मिट्टी की उत्पादकता भी बढ़ेगी और हमारी फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी। और इससे क्या होगा, यूरिया भी कम खरीदना पड़ेगा, तो किसान की इनकम, किसान की जो कॉस्ट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उत्पादकता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, यानी खर्चा कम आय ज्यादा। तो ये है सोइल हेल्थ कार्ड। कब शुरू हुई, 19 फरवरी 2015 नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया ये सूरतगढ़ गंगानगर। आदर्श वाक्य क्या है, स्वस्थ धरा तो हर खेत हरा। अभी सुनो, जो नाइट्रोजन पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ये केवल भारत में ही है। भारत ही है जो नाइट्रोजन पर सब्सिडी देती है, यूरिया पर सब्सिडी देती है। इस कारण से इसका क्या होता है, मिस यूज भी काफी होता है। फैक्ट्री वगैरह में यूरिया का यूज होता है, जैसे पेंट इंडस्ट्री है उसमें यूज होता है। इसका इलीगल ट्रांसपोर्टेशन भी होता है नेपाल वगैरह में, नेपाल बांग्लादेश में। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या नाम है, नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया यानी कि यूरिया में कुछ मात्रा नीम की मिला दी जाए तो ये क्या होगा, ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा खेती के लिए। और पेंट इंडस्ट्री में प्योर नाइट्रोजन यूज में आती है, इससे नाइट्रोजन क्या होगी, इसमें मिक्स होगी। प्योर नाइट्रोजन नहीं रही यहाँ पे, तो पेंट इंडस्ट्री भी यूज में नहीं ले पाएगी। और इसका क्या होगा, इलीगल जो ट्रांसपोर्टेशन होगा नेपाल बांग्लादेश वो भी नहीं हो पाएगा। आजकल आप देखना यूरिया के कट्टा पे लिखा होता है नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 46%। फॉर्मूला क्या होता है इसका, NH2CO NH2 ये होता है ना। ठीक है, तो ये लिख लो सोइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, तो सोइल हेल्थ कार्ड कब शुरू हुई, 19 फरवरी 2015। कहां से शुरू हुई, सूरतगढ़ गंगानगर से। आदर्श वाक्य क्या है, स्वस्थ धरा तो हर खेत हरा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 46%। आदर्श रेशियो कितना होना चाहिए मिट्टी का, 4:2:1 NPK का। पौधे की ग्रोथ के लिए मेजोरिटी जो एलिमेंट है वो क्या चाहिए, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन का सोर्स एकमात्र क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो कि 78% है। मिट्टी में नाइट्रोजन होती नहीं है, इस वजह से नाइट्रोजन को ऊपर से डाला जाता है। अब पढ़ेंगे अपन काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी के अन्य नाम देख लेते हैं। काली मिट्टी, ठीक है, अन्य नाम देख लेते हैं काली मिट्टी के क्या क्या अन्य नाम है। कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है काली मिट्टी, इसलिए इसको कहते हैं कपासी मिट्टी, कपासी मृदा। इसको रेगुर मिट्टी भी इसका नाम है, रेगुर मिट्टी। क्योंकि इसका निर्माण हुआ है लावा के द्वारा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लावा वाली मिट्टी भी कहते हैं, लावा वाली मिट्टी। भारत में अगर हम बात करें तो राजस्थान में तो जाएगा विस्तार। राजस्थान में विस्तार देखे तो हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। निर्माण कैसे हुआ, लावा द्वारा। ठीक है, भारत में अगर हम देखें, अगर इंडिया में देखें हम, अगर भारत में देखें हम, अगर भारत में देखें तो यहां पे है दक्कन का पठार, काली मिट्टी। ठीक है, यहाँ बीच में मालवा का पठार भी पड़ता है, तो मालवा के पठार भी कैसी है, काली मिट्टी। और ये हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो ये मेजोरिटी जगह है काली मिट्टी का। इसको कैसी मिट्टी भी कहते हैं, लावा वाली मिट्टी। फसल किस प्रकार की खेती के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो मेनली तो कपास, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी। ठीक है,
और कौन सी मिट्टी? सोयाबीन, सोयाबीन। और एक मसाला फसलें जैसे कि धनिया, मसाला फसलें जैसे कि धनिया वगैरह, धनिया। इस कारण ही एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क किसके लिए? धनिया के लिए। कहां पे खुला है? कोटा में। ठीक है, मसाला वाली फसलें। अब पहले ये लिख लो या तो फिर विशेषताएं बाद में देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एग्रो फूड पार्क धनिया के लिए कहां पे? कोटा में। ऐसे ही एग्रो फूड पार्क एक और है जीरा के लिए, जो कि जोधपुर में है। काली मिट्टी क्या कहते हैं इसको? रेगुर मिट्टी, कपासीय मिट्टी या लावे वाली मिट्टी। भारत में बात करें तो दक्कन का पठार, मालवा का पठार, और राजस्थान में बात करें तो हाड़ौती का पठार। अब अगर एरिया के हिसाब से मेजरली बात करें तो काली मिट्टी का एरिया क्या होगा? सबसे कम, लगभग 7% एरिया हाड़ौती का, इसलिए एरिया के हिसाब से क्या है? सबसे कम मिट्टी। बाकी ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे अपन। जैसे मान लो आपसे पूछ ली रेतीली, पर्वतीय, मैदानी, मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। पूछ ले कि इनमें से निम्न में से किसका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम मिट्टी होगी, तो कौन सी आ जाएगी? काली मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अब विशेषताएं देखो इसकी, विशेषताएं। मिट्टी के कणों के आकार के हिसाब से उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एक सबसे जो बड़ा कण होता है उसको कहते हैं ग्रेवल, फिर इससे छोटा सैंड, फिर आता है सिल्ट, और जो सबसे छोटा आता है उसको कहते हैं क्ले। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। आगे हमें इनके आकार में नहीं जाना है, बस ये ध्यान रख लेना है कि जो मिट्टी का सबसे छोटा कण होगा उसको क्या कहते हैं? क्ले, और जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या कहते हैं? ग्रेवल। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्ले की मात्रा सर्वाधिक, क्ले की मात्रा सर्वाधिक। तो क्ले की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? काली मिट्टी में। क्ले क्या है? सबसे छोटे कण, सबसे छोटे कण, इसलिए इसके बीच में स्थान भी क्या होगा? सबसे कम। मिट्टी क्ले की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए कणों का आकार सबसे कम है, इसलिए उनके बीच में स्पेस भी क्या होगा? कम। इसलिए इसकी क्या होगी? जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक, जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक। जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक क्यों होगी? क्योंकि क्ले की मात्रा सर्वाधिक है। ठीक है, और देखते हैं और क्या है। इसका निर्माण भी लिख लेना, निर्माण बेसाल्ट चट्टानों द्वारा, बेसाल्ट चट्टानों द्वारा। ठीक है, क्ले की मात्रा सर्वाधिक, इसलिए जलग्रहण क्षमता भी क्या होगी? सबसे ज्यादा, इसलिए इसको सिंचाई की जरूरत भी क्या होगी? कम। सिंचाई की जरूरत भी क्या होगी? कम, कम। इसलिए शुष्क खेती के हिसाब से, जो शुष्क खेती के हिसाब से सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी कौन सी है? शुष्क खेती के हिसाब से सबसे ज्यादा उपयोगी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि इसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए इसकी सिंचाई की जरूरत भी कम होती है। इसलिए जहां पर पानी की मात्रा कम है वहां पर कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी सुटेबल है शुष्क खेती के लिए। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें गीली हो जाए ये मिट्टी, कैसी हो जाए? गीली। काली मिट्टी गीले होने पर कैसी हो जाती है? चिपचिपी, चिपचिपी। ठीक है, और सूखने पर क्या होती है? इसमें ऐसे दरारें बन जाती है काली मिट्टी में, देखा होगा आपने। गर्मी के दिनों में दरारें पड़ जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती है। सूखने पर क्या हो जाता है? दरारें। दरारों से क्या होगा? ऊपर से सीधा ऑक्सीजन ले लेगी मिट्टी, इसलिए इसमें जुताई करने की सबसे कम जरूरत पड़ती है इसको, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। क्यों कहेंगे स्वतः जुताई वाली मिट्टी? क्योंकि सूखने पर इसमें दरारें हो जाती है और वायुमंडल से ऑक्सीजन का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। जुताई क्यों करते हैं? ताकि ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिट्टी को आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाए। इसके अलावा जुताई करने का एक और कारण है, ऐसे नलिकाएं बनी रहती है अंदर,
जिससे क्या होता है, केशिकातु प्रभाव होता है और नीचे के लवण क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। जैसे जुताई करेंगे ये नलिकाएं टूट जाएगी और केशिका क्रिया नहीं हो पाएगी, इसके कारण से लवण क्या ऊपर नहीं आ पाएंगे और अंदर ही बने रहेंगे, जिससे लवणता की समस्या भी पैदा नहीं होगी। तो ये भी जुताई का एक कारण होता है। तो क्ले की मात्रा सर्वाधिक, जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक, इसलिए सिंचाई की क्षमता, सिंचाई की जरूरत क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी, इसलिए शुष्क खेती के लिए भी उपयोगी। गीली होने पर क्या हो जाएगी, चिपचिपी, और सूखने पर दरारें हो जाएगी, इसलिए इसको कैसे मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी। अब इसका काला रंग, काला रंग, काला रंग का क्या कारण है, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसके कारण इसका रंग क्या होता है, काला, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अब इसमें मेनली मिनरल देखें या आप धातुओं की बात करें तो कौन सी धातुएं पाई जाएगी यहाँ पर, आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम की परत पाई जाती है यहाँ पर, आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, काला रंग किसके कारण हुआ, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। क्ले की मात्रा सर्वाधिक, इसलिए जलग्रहण क्षमता सर्वाधिक। क्ले सबसे छोटा कण, इसलिए मिट्टी के बीच में कणों के बीच में क्या होगा, स्पेस भी कम। हमने रेतीली मिट्टी में देखा था कण बड़े आकार के, इसलिए स्पेस ज्यादा, इसलिए जलग्रहण क्षमता सबसे कम। जलग्रहण क्षमता ज्यादा है इसलिए नमी लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए सिंचाई की क्या पड़ती है, कम जरूरत पड़ती है, इसलिए शुष्क खेती के लिए भी उपयोगी। सूखने पर कैसी हो जाती है, दरारें पड़ जाती है, इससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, इसलिए जुताई की कम जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। काला रंग टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। और मेहंदी धातु की बात करें तो आयरन और एल्यूमिनियम। ये होगी अपनी काली मिट्टी कंप्लीट। अगर मैप की बात करें, अगर मैप की बात करें तो जो ये हाड़ौती वाला इलाका है, ये हाड़ौती वाला इलाका है, यहाँ पे मिलेगी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी, क्ले की मात्रा सर्वाधिक, इसलिए जलग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा, जलग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा, इसलिए नमी लंबे समय तक बनी रहती है, सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। सूखने पर दरारें हो जाती है, जिससे वायुमंडल से क्या होती है, आसानी से हवा ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो पाता है, इसलिए इसको कैसे मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। काला रंग टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और कौन कौन सी धातुएं मिलती है, एल्यूमिनियम और आयरन। देखो पांचवी मिट्टी, रेड लोमी सोयल, रेड लोमी मिट्टी या लाल मिट्टी, या लाल मिट्टी, लाल। ठीक है, निर्माण देखते हैं। तो निर्माण होता है कायांतरित चट्टानों द्वारा, कायांतरित चट्टानों द्वारा। ठीक है, कौन सी चट्टान, कायांतरित चट्टान द्वारा। विस्तार तो दक्षिणी अरावली या दक्षिणी राजस्थान की बात करें। ठीक है, मेनली उदयपुर संभाग देखते हैं अपन, उदयपुर संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, कृषि खेती के हिसाब से बात करें तो माही भी देखा था हमने, इस वजह से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला इलाका माही नदी बेसिन में। तो एक तो मक्का, वहां भी पड़ा था माही नदी में भी, मक्का और चावल। इसकी किस्में पड़ी थी, माही कंचन और माही धवल। चावल की पड़ी थी माही सुगंधा, माही सुगंधा, ये क्या है, किस्में। ठीक है, कायांतरित चट्टानों द्वारा निर्माण, विस्तार दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर संभाग वाला उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या माही बेसिन। ठीक है, कृषि की बात करें तो मक्का और चावल मेजोरिटी में। मक्का की कौन कौन सी किस्में, माही कंचन, माही धवल। चावल की माही सुगंधा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी रेड लोमी मिट्टी।
मैप देख लेते हैं, मैप में कहाँ है ये वाला जो है, कौन सी मिट्टी, ठीक है। मक्का की कौन कौन सी किस्में, माही कंचन और माही धवल, चावल की माही सुगंधा। तो लाल जो रेड लोमी सोइल है इसके लिए मक्का और चावल की खेती के लिए उपयोगी है। कौन से चट्टानों द्वारा निर्मित, कायांतरित चट्टानों द्वारा। स्थान की बात करें, विस्तार की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर संभाग वाला जो इलाका है। अगली लाल काली, लाल काली या इसको ही कह देते हैं मिश्रित मिट्टी। लाल काली मतलब थोड़ी लाल और थोड़ी काली। इसमें तो विस्तार देख लो, एक तो विस्तार, तो विस्तार आएगा इसका, एक तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, थोड़ा बहुत उदयपुर वाला इलाका, लेकिन मेनली यही ध्यान रखना है, ठीक है। कृषि तो मक्का, चावल, क्योंकि काली है तो काली के गुण भी आएंगे, इसलिए कपास और एक अफीम, ये इंपॉर्टेंट है। अफीम, अफीम के लिए सुटेबल मिट्टी कौन सी है, लाल काली मिट्टी। चित्तौड़ वाले इलाके में ज्यादा होती है अफीम, ठीक है। मैप पे देखें, तो ये वाला इलाका किस मिट्टी है, लाल काली। एक लाल पीली भी आ जाती है, लाल पीली। स्थान देख लो, हल्का सा आइडिया ध्यान रख लेना। अजमेर, सिरोही, भीलवाड़ा और उदयपुर का पश्चिमी भाग, वेस्ट भाग, ठीक है। लाल पीली मिट्टी, अजमेर, सिरोही, भीलवाड़ा और उदयपुर का पश्चिमी भाग। अगली मिट्टी देखते हैं, भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी में मेनली आता है बनास बेसिन और लूनी बेसिन, थोड़ा लूनी बेसिन वाला इलाका और बनास बेसिन, भूरी मिट्टी, ठीक है। अब आखिरी बची है लवणीय मिट्टी। तो लवणीय मिट्टी का थोड़े डिटेल से देखेंगे, इनका हल्का हल्का ध्यान रख लेना किधर पड़ेगी। यहाँ पे लाल पीली मिट्टी आ जाएगी, और इधर बनास वाला जो कुछ इलाका है, इधर कौन सी आ जाएगी, भूरी मिट्टी। यहाँ पर जो गंगानगर हनुमानगढ़ है, यहाँ पर भी भूरी रेतीली मिट्टी। अब पढ़ेंगे हम आखिरी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी क्या होती है? लवणीय मिट्टी पढ़ा था हमने, उदासीन 6.5 से 7.5। इस पीएच वाली मिट्टी कैसी होती है? उदासीन, और खेती के लिए सबसे उपयुक्त।
जिसे पीएच का मान 7.5 से ज्यादा हुआ, लवणीय मिट्टी स्टार्ट हो जाती है, इसको कहते हैं क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी। वैसे दोनों को पीएच मान में डिफरेंस होता है, पर बहुत सी जगह एक ही लिखा जाता है इसको, है ना, लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। अब होती क्या है लवणीय मिट्टी? शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, तो शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरत भी ज्यादा होगी, तो शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण, सिंचाई के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पर लवण किसकी परत जम जाती है? NaCl की ऊपरी सतह पर की परत का जमा होना, इससे जो मिट्टी का निर्माण होगा, कौन सी मिट्टी होगी? लवणीय मिट्टी। ठीक है, कैसे होता है ये देखो, ये ज्यादा सिंचाई के कारण क्या होता है? शुष्क क्षेत्रों में केशिकात्व क्रिया के कारण ये लवण होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। कौन सी क्रिया के कारण? केशिकात्व क्रिया। केशिकात्व क्रिया, ये लवणों की परत जम जाती है ऐसे, NaCl परत। इस कारण से इसको क्या है? सफेद कलर की दिखती है। NaCl की परत कैसे दिखती है? सफेद रंग की। इसलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं अपन? रेह कलर। ये इसके दूसरे नाम है लवणीय मिट्टी के। और ये मिट्टी कैसी होती है? ऊपर लवण आ गया तो अब उपजाऊ रहेगी नहीं, तो उपजाऊ नहीं रहेगी तो इस कारण से इसको ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। ऊसर मिट्टी, अनुपजाऊ मिट्टी को पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। तो लवणीय मिट्टी के अन्य नाम क्या है? रेह कलर या ऊसर मिट्टी। ठीक है, आगे जब मिट्टी की समस्याएं पढ़ेंगे तो वहां भी लवणीयता पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका समाधान भी देख लेंगे कि भाई इसके समाधान के लिए क्या क्या करेंगे। ये लवण ऊपर क्यों आए? केशिकात्व क्रिया के कारण। जुताई के कारण क्या होते हैं? ये केशिकाएं टूट जाती है। अब ये अत्यधिक सिंचाई, मेनली ये जो नहरी इलाका है, नहरी क्षेत्र, वहां पर ज्यादा लवणीयता की समस्या पाई जाती है नहरी इलाकों में। क्यों? क्योंकि आसपास क्या होता है? पानी रिसकर, और नहरें ज्यादा है तो सिंचाई भी क्या होगी? ज्यादा। और एरिया पहले शुष्क है, बीकानेर वाला इलाका, ये गंगानगर वाला इलाका, हनुमानगढ़ वाला इलाका, ये शुष्क एरिया है, और यहाँ पर सिंचाई भी क्या है? ज्यादा। इस कारण से लवणीयता की समस्या भी क्या है? ज्यादा। अगर अपन इसका विस्तार देखेंगे, विस्तार, तो पर्टिकुलर एक लोकेशन आती है बड़ोपाल। बड़ोपाल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे ज्यादा लवणीयता की समस्या मिलेगी बड़ोपाल में। इसके बाद अपन देखें तो गंगानगर, गंगानगर, बीकानेर वाला इलाका, इसके अलावा बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर और जालोर, जहाँ नर्मदा नहर है, नर्मदा नहर से लाभान्वित इलाका, तो मेनली नहर वाले क्षेत्र। गंगानगर बाड़मेर में भी क्या है? गंगानगर बाड़मेर में भी नहरी क्षेत्र है। गंगानगर हनुमानगढ़ में भी क्या है? नहरी क्षेत्र। बड़ोपाल, यहाँ पर क्या है? लवणीय मिट्टी है पूरी, इसलिए इसको क्या है? और अच्छी सिंचाई, अच्छी नहरी तंत्र भी है, इस कारण से यहाँ पे सेकंड बर्ड सेंचुरी, दूसरा पक्षी अभ्यारण्य का प्लान भी है। दूसरा पक्षी अभ्यारण्य, राजस्थान का दूसरी पक्षी अभ्यारण्य का प्लान भी कहाँ है? बड़ोपाल में, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों के लिए अच्छी, उनके लिए एक अच्छा हैबिटाट है, अच्छे आवास की सुविधाएं उपलब्ध है। इस कारण से क्या है? दूसरा पक्षी अभ्यारण्य। पहला कौन सा है? केवलादेव। राजस्थान का पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव। यहाँ पर दूसरी पक्षी अभ्यारण्य का प्लान है। ठीक है, कहाँ पर है? बड़ोपाल में। क्यों है? क्योंकि नहरी क्षेत्र ज्यादा है, लवणता की समस्या भी ज्यादा है, तो लवणता की समस्या सबसे ज्यादा कहाँ है? बड़ोपाल में। तो बड़ोपाल को ही दूसरा पक्षी अभ्यारण्य भी प्रपोज है। यहाँ पर दूसरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे बनाने का प्लान है? तो बड़ोपाल। ठीक है, ऊपर लवण क्यों आए? केशिकात्व क्रिया के कारण। ऊपर NaCl की लवण की परत जम गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेह कलर या ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। किसको? लवणीय मिट्टी को भी। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी? शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर लवणों की परत का जमा हो जाना क्या कहलाता है? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, इसका ये दूसरा नाम लिख देना, रेह कलर या ऊसर। ये अन्य नाम, अन्य नाम, रेह कलर या ऊसर मिट्टी। बड़ोपाल ध्यान रख लेना, बड़ोपाल। दूसरा पक्षी अभ्यारण्य प्रपोज्ड।
ठीक है, तो लवणीय मिट्टी क्या होगी, पीएच का मान क्या होगा 7.5 से ज्यादा, तो इस मिट्टी क्या कहलाएगी, लवणीय मिट्टी। शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पर क्या होता है, लवण की परत आ जाती है। क्यों होती है लवण की परत ऊपर, क्यों आती है, केशिकात्व क्रिया के कारण। किस कारण से आती है, केशिकात्व क्रिया के कारण। और बड़ों पाल ध्यान रखना है, नहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी। ठीक है ना, तो यही हमने इंदिरा गांधी नहर में भी पढ़ा था, क्या क्या हानियां है, लवणीयता की समस्या। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण इसके अनुसार यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कितने प्रकार की मिट्टियां, 5 प्रकार की। सबसे पहले आता है एरिडोसोल। कौन सी मिट्टी, एरिडोसोल। एरिडोसोल, इसका ही दूसरा नाम क्या है, शुष्क। शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है इसे शुष्क। कैसे प्रकार है इसका, शुष्क प्रकार, एरिडोसोल। दूसरा है अपने एंटीसोल। एंटीसोल, ये मिलेगी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसको ही कह लेते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, ठीक है। एरिडोसोल, एंटीसोल, एरिया वाइज सबसे ज्यादा, एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा। फिर ध्यान रखना है आपको इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल किस प्रकार की मिट्टी को इंसेप्टिसोल कहेंगे, तो लाल मिट्टी को। इधर कौन सी मिट्टी थी, लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी को, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इंसेप्टिसोल किस प्रकार की मिट्टी होती है, तो लाल मिट्टी। कहां पर पाई जाती है, दक्षिणी भागों में, ठीक है। फिर आ जाता है अपने अल्फीसोल। अल्फीसोल, अल्फीसोल, तो अल्फीसोल कैसी मिट्टी को कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी को। किसी मिट्टी को कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी को। पूछ लेगा जलोढ़ मिट्टी को वैज्ञानिक वर्गीकरण किस नाम से जाना जाता है, तो अल्फीसोल के नाम से। किधर मिलेगी, तो पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। फिर बचा अपने लास्ट वर्टिसोल। वर्टिसोल, वर्टिसोल किसी मिट्टी को कहेंगे, वर्टिसोल काली मिट्टी को। काली मिट्टी को, और काली मिट्टी कहां पाई जाएगी, हाड़ौती में। तो ये हो गए 5 प्रकार। एरिडोसोल पश्चिमी राजस्थान में, एंटीसोल शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, एरिया के हिसाब से एंटीसोल का एरिया क्या है, सबसे ज्यादा। अल्फीसोल किसको कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी को। कहां पर मिलेगी, पूर्वी राजस्थान में। इंसेप्टिसोल किसको कहेंगे, लाल मिट्टी को। कहां पर मिलेगी, दक्षिणी राजस्थान में। वर्टिसोल किसको कहेंगे, काली मिट्टी को। कहां पर मिलेगी, हाड़ौती में। अभी बहुत सी बार जलवायु भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर जलवायु देख लेना। ये तो शुष्क हो गया, ये शुष्क अर्धशुष्क, ये आएगा उपाद्र और आद्र। उपाद्र और आद्र जलवायु पूछे तो, ठीक है ना, इनसे कि भाई अल्फीसोल कौन सी जलवायु, तो उपाद्र और आद्र। यहां पर कैसी, आद्र और अति आद्र। अति आद्र, और यहां पूछे तो शुष्क आद्र, ठीक है। तो ये हो गया वैज्ञानिक वर्गीकरण। किसने किया, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने। कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। क्वेश्चन आएगा वर्टिसोल, किस मिट्टी को वर्टिसोल कहेंगे, तो काली मिट्टी को। विस्तार पूछे वर्टिसोल का तो हाड़ौती, और जलवायु पूछे तो आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र, ठीक है। इंसेप्टिसोल लाल मिट्टी को, या रेड लोमी सोइल, रेड लोमी सोइल।
इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इंसेप्टी सोल कैसी मिट्टी को कहेंगे? लाल मिट्टी को। जलवायु की बात करें तो शुष्क आर्द्र। एरिडोसोल पश्चिमी राजस्थान। एंटीसोल शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पूरी एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये ध्यान रखना, वर्टिसोल काली मिट्टी, इंसेप्टिसोल याद ही करना है, और बाकी एरिया तो आपको मैप के हिसाब से पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। एंटीसोल क्वेश्चन आएगा या तो यहां से, यहां से, यहां से मेनली, ठीक है। तो ये हो गया अपने वैज्ञानिक वर्गीकरण पूरा, ठीक है। वैज्ञानिक वर्गीकरण पूरा हो गया। तो आज अपन ने मिट्टी का सामान्य क्लासिफिकेशन देखा और उसके बाद वैज्ञानिक वर्गीकरण। कल हम देखेंगे मिट्टी की समस्याएं और राज्य कृषि आयोग के द्वारा जो 14 प्रकार की मिट्टियां बताई गई है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आज आपको आज का कंटेंट सही लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।